देखिए, आज 28 जून है और आज के करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं, क्या-क्या न्यूज़ में है। पहला तो ये है कि इंडिया और यूएसए की जो मिनी ट्रेड डील की बात की जा रही है और ये क्यों किया जा रहा है, क्या चीज़ें इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हुआ क्या था कि जो यूएसए ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात की थी स्टार्टिंग में, तो उस टाइम काफ़ी हंगामा करता था और पूरी दुनिया का शेयर मार्केट टूट गए थे और बाद में ये बोला ट्रंप ने कि हम 90 डेज़ के लिए इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। तो जो 90 डेज़ हैं, वो कंप्लीट हो रहे हैं 9 जुलाई को। तो उससे पहले ये काम करना था क्योंकि उसके बाद फिर प्रॉब्लम हो ही रह जाएगी, 26% टैक्स लगेगा। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब क्या होता है कि ये तब यूज़ किए जाते हैं जब एक कंट्री किसी कंट्री पे टैक्स लगाती है, उसके बदले अगर वो दूसरी कंट्री भी टैक्स लगा देती है, दिस वाज़ द रेसिप्रोकल टैरिफ। तो यहाँ पर बात की है 26% लगाएँगे, ये सब चीज़ें हैं, तो उससे कहीं न कहीं क्या होगा कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो महँगा हो जाएगा, कॉम्पिटिशन में नहीं सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है? और कंटेंशन्स क्या हैं? तो इंडिया जो बात चल रही है कि क्या प्रॉब्लम है ट्रेड डील के बारे में, सबसे बड़ी जो डील की प्रॉब्लम आती है, वो आती है आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की वजह से। ये है यहाँ पर देखें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं और साथ में डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो काउ मिल्क है, उसके बारे में बात की जाती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के लिए तो इसलिए मना किया जाता है क्योंकि ये यहाँ पर इंडिया में हेल्थ कंसर्न है और इंडिया के अंदर ये सब चीज़ें अभी ज़्यादा ओपन नहीं की गई हैं और काऊ के मिल्क के बारे में इसलिए बात की जाती है क्योंकि इंडिया के अंदर ऑलरेडी कितना मिल्क प्रोड्यूस होता है, गाँव के लोग काम करते हैं, फार्मर्स काम करते हैं। अगर इम्पोर्ट होगा आएगा तो कहीं न कहीं जो लोकल जो फार्मर्स हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। साथ-साथ ये भी हुआ कि 2019 के अंदर जीएसपी का मतलब होता है जनरलिफाइड स्टेटस ऑफ प्रेफ़रेंस। ये जो था इसको इंडिया को मिलता था जीएसपी स्टेटस 2019 में मना कर दिया कि हम लोग इंडिया को हटा रहे हैं इससे। ये उन कंट्रीज़ को मिलता था जो कंट्रीज़ डेवलपिंग फ़ेज़ में हुआ करते थे और लाइक उनको एक्स्ट्रा प्रेफ़रेंस मिलती थी, उनको टैक्स कम लगता था, वो मा इन जो यूएसए की मार्केट है, ज़्यादा एक्सेस मिलता था। अब वो देखा जाए तो अमेरिका ये बोलता है कि इंडिया 3rd-4th नंबर पर आ चुका है, तो हम उसको कैसे बोल रहे हैं कि ये पिछड़ा हुआ है। लेकिन अब बात की जाए तो उसके भी पॉइंट डिफरेंट है कि भाई पर कैपिटा इनकम देखो ना, तो हम लोग इतनी पॉपुलेशन के साथ इतने कम पैसे में काम चला पा रहे हैं। तो ये चीज़ थी। अगेन यहाँ पर वही लिखा गया है कि जीएम क्रॉप का कंसर्न है। अब जीएम क्रॉप की प्रॉब्लम क्या है देखो सबसे बड़ी बात आती है बायोसेफ्टी रिस्क इंडिजिनस वैराइटीज़। मतलब क्या है कि अगर कोई बाहर की जो क्रॉप है वो आएगी तो इंडिया की जो वैराइटीज़ हैं, जो क्रॉप्स हैं, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सबसे पहली बात है भई अगर मान लीजिए जैसे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, मैंगो ले लेते हैं। अगर हम मैंगो की बात करेंगे तो अगर मैंगो इंडिया में उगाया जाता है, इंडिया की वैराइटीज़ हैं, अगर बाहर से मैंगो आएगा तो इंडिया की जो लोकल वैराइटीज़ हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। थर्ड टू फार्मर्स सीड सोवरेनिटी इसमें क्या होता है कि जो जीएम क्रॉप्स होती हैं अगर उन खेती की जाती है तो सीड्स जो होते हैं वो बार-बार लेने पड़ते हैं, खरीदने पड़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास एक ट्री है, एक प्लांट है, उसी से उसके सीड्स होंगे उनको भी स्टोर कर सकते हैं कि बार वो भी को काम कर पाएँगे। ऐसा नहीं होता है, आपको हमेशा कहीं न कहीं डिपेंडेंट होना पड़ता है जो सप्लायर्स के ऊपर कि भाई हमें हर साल जो बीज हैं, जो सीड्स हैं लेने पड़ेंगे। कंज्यूमर हेल्थ एप्रिहेंशंस है, मतलब क्या है इसमें कि देखिए कुछ पता नहीं है, अभी जो जीएम क्रॉप है कि अभी तो बोल रहे हैं कि ठीक है, लेकिन यू नेवर नो हो सकता है 15, 20, 30 से 40 साल के बाद उसका साइड इफेक्ट सामने आए या पूरी स्टडी अभी नहीं की गई है, तो आप कैसे बोल सकते हैं इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। सो करंटली ओनली बीटी कॉटन परमिटेड एज़ कमर्शियल जीएम क्रॉप। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में सिर्फ बीटी कॉटन है। अब कॉटन इसलिए नहीं क्योंकि कॉटन तो खाते नहीं है। ये क्या है नॉर्मली जो कमर्शियल क्रॉप आती है, इसका काम क्या है इसको हम कंज़्यूम नहीं करते हैं, इसलिए अलाउड की गई थी। ब्रिंजल के बारे में बात चल रही थी कि बीटी ब्रिंजल लेकिन अब इसको एक होती है उसका नाम है जेनेटिकली मॉडिफाइड इंजीनियरिंग कमिटी जीईसी कुछ ऐसे नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसको आप देख लीजिएगा। ये जो कमिटी होती है ये डिसाइड करती है। ठीक है? जेनेटिकली मॉडिफाइड कमिटी के नाम से कुछ है। अ, देख लीजिए अगर आपको याद हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर इसके बारे में। जीईएमसी कुछ इस तरह का ही है, लाइक मैं देखूँ तो याद हो जाएगा बट अभी याद नहीं आ रहा है। फिर आता है कि जो इम्पोर्ट इम्प्लीकेशन में क्या बात की जा रही है। देखिए इंडिया क्या है इट इज़ ऑलरेडी वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मिल्क कौन प्रोड्यूस करता है? इंडिया करता है। अगर इंडिया अलाउड कर देगा यूएस के इम्पोर्ट को तो 80 बिलियन जो स्मॉल डेयरी फार्मर्स हैं उनको प्रॉब्लम आ जाएगी। बाहर का इम्पोर्ट दूध आएगा, राइट? सो लोकल डेयरी कोऑपरेटिव फेस एक्जिस्टेंशियल रिस्क है। प्लस कंसर्न अबाउट एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस ये भी चीज़ रहती है। फिर आता है कि इंडिया चाइना डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग तो ये अगेन यहाँ पर लिखा गया है आज के हिंदू में। लेकिन आप जानते हैं कि चल क्या रहा है, वो इंडिया ने मना कर दिया था जो डिफेंस मिनिस्टर थे कि भई हम लोग जॉइंट स्टेटमेंट हम साइन नहीं करेंगे अगर आप जो पहलगाँव अटैक हुआ है उसको हम मेंशन तुम नहीं करोगे। तो कहीं न कहीं ये भी आता है क्योंकि मैंने आर्टिकल भी आया हुआ है एडिटोरियल चैनल पढ़ भी सकते हैं। इंडिया चाइना उसके बारे में पाकिस्तान, बांग्लादेश और उसमें ट्रायलेटरल ग्रुप के बारे में बात चल रही है। तो कैसे यूज़ करता है चाइना इंडिया के अगेंस्ट। इंडिया चाइना रिलेशंस जो हैं स्टडी डायमेंशंस यही हैं कि भई सबसे प्रॉब्लम तो देखो ये है कि बॉर्डर डिस्प्यूट है। हम लोग जानते हैं कि बॉर्डर क्लियर नहीं है। अक्सर चीन वाला वो क्लेम करते हैं। फिर उधर से वो क्लेम करते हैं कि भई हमारा तो नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल को काउंट करते हैं अपने एरिया में। लाइक मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आती है कि भाई कल्चरली हम ज़्यादा उनसे मिलते हैं। अरुणाचल के जो लोग हैं इंडियंस हैं, हिंदी बोलते हैं, बात करते हैं, उनको चाइनीज़ को लगता है कि हमारे लोग हैं। लाइक वो ये परेशान करने वाली बात है। ऐसा नहीं कि चाइना पे लैंड की कमी है।
10 लाइन की प्रॉब्लम नहीं है उनको, बस वो चीज़ है कि बस टेंशन देकर रखनी है। सो एड्रेसिंग ट्रस्ट डेफिसिट पोस्ट 2020 स्टैंड ऑफ 2020 में जो स्टैंड ऑफ हुआ था, उसकी वजह से कहीं न कहीं अब ट्रस्ट खत्म हो गया है। रिज़म्पशन ऑफ द कैलाश मानसरोवर यात्रा, हाँ, ये की गई है। 750 लोगों को अलाउ किया गया है इस साल। 5-6 साल के बाद इसको ओपन किया गया है। बट अगेन ये डिमांड चल रही है कि भाई इसको और भी अलाउड किए जाएँ, लोग आ सकें। देखते हैं इस बार क्या होगा। सो एनहांसिंग मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशंस, तो ये चीज़ रहती है कि स्टैंड ऑफ हो जाता है, डोकलाम वाला हो गया था, कहीं पर भी कुछ भी होता है, मिलिट्री लड़ाई हो जाती है। तो बात ये है कि भाई कम्युनिकेशन सही नहीं है। अगर कम्युनिकेशन सही होता तो ये प्रॉब्लम शायद नहीं आती। ये वाली बात चल रही है। फिर आता है किशन गंगा एंड रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डिस्प्यूट के बारे में बात चल रही है। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया ने मना कर दिया है कि सस्पेंड कर दी है, कि भाई हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाएँगे इस हालत में। या तो पहले तुम बोर्ड जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको खत्म करो, जो तुम्हें काम करते हो, ये सब चीज़ें, राइट? इंडस वाटर ट्रीटी में क्या 3 पार्टीज़ थी? 1960 की बात है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत न्यूज़ में, तो चांसेस पूरे के पूरे हैं एग्ज़ाम पूछा जा सकता है। 1960 में आया था तो इंडिया, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड बैंक, ये 3 पार्टिसिपेशन हुआ था, मीडिएटर जो था वो वर्ल्ड बैंक था। इसमें क्या था, टोटल 6 रिवर्स हैं और यहाँ पर रावी, ब्यास, सतलुज दे दी गई थी पाकिस्तान को, और सॉरी, रावी, ब्यास, सतलुज दे दी गई थी इंडिया को, और इंडस, झेलम और चेनाब जो दी गई थी पाकिस्तान को दे दी गई थी। 3-3 डिवाइड कर दी गई थी। वो वाली बात अलग है, इंडिया पॉपुलेशन देखो ना ज़्यादा है, बट हमने सोचा कि चलो ठीक है यार, नई कंट्री है, इसको दे देते हैं, पर वो सुनते नहीं है ना चीज़ों के लिए, जब तक उनको लाइक मानना पड़े। अब नया इशू ये आया है कि पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि जो इंडिया किशन गंगा प्रोजेक्ट और जो रैटल प्रोजेक्ट बना रहा है, और वेस्टर्न रिवर्स के हिसाब से, मतलब उनको लगता है कि हमारे रिवर है ना, इंडस, झेलम, चेनाब। यहाँ पर क्या है, देखिए थोड़ा देख लीजिए, मैं भी दिखाऊंगा। मैं जो कृष्ण गंगा जो रिवर, जो कृष्ण गंगा जो प्रोजेक्ट है, ये बना हुआ है कृष्ण गंगा रिवर, जो कि है झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी। और जो ये रैटल जो प्रोजेक्ट है, ये बन रहा है आपका चेनाब रिवर पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछ सकता है कौन सी रिवर कौन सा लोकेटेड है, लाइक दिस थिंग। तो मैं दिखा देता हूँ उसकी, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मैप है इंडिया का, ये पीओके है। यहाँ पर अगर आप आएँगे तो ये है, ये यहाँ पर, तो जी यहाँ पर आप देखेंगे तो वही वन यूजुस सलालम, ये रहा। ये जो है, ये आपकी जो जा रही है कृष्णगंगा रिवर है, जो कि झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है यहाँ पर। तो यहाँ पर कृष्णगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। दूसरा, अगर हम नीचे की तरफ आएँगे, रैटल के बारे में दिखा देता हूँ मैं। तो ये है आपका चेनाब रिवर, चेनाब रिवर जा रही है मेरे उसको देखिए, और यहाँ पर आपका ये यहाँ पे, ठीक है? तो ये आ गया रैटल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए इन लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है? फिर आता है लिंकिंग पुलिस स्टेशन विद हॉस्पिटल इन दिल्ली। तो यहाँ पर एक इनिशिएटिव चलाया गया है कि जो दिल्ली के जो पुलिस स्टेशन है, उनको हॉस्पिटल से कनेक्ट कर दिया गया है। इसका बेनिफिट क्या होगा, मान लीजिए ये सब होते रहते हैं अनफॉर्चुनेटली, जैसे रेप केस है। रेप केस होता है तो उसमें कई सारे मेडिकल रिपोर्ट चाहिए होती है, मेडिकल टेस्टिंग करानी होती है। अब होता क्या है कि एक तरफ हॉस्पिटल है और ले रिपोर्ट दे रहा है, और वो तैयार नहीं है करने के लिए, और जो पुलिस स्टेशन है वो इतने सेंसिटाइज नहीं होते हैं। अब आपस में क्या कनेक्ट होंगे? तो जो आदान प्रदान है और फिर डॉक्यूमेंट्स और जो रिपोर्ट्स हैं, जल्दी हो पाएगा। So it will ensure immediate medical examination and evidence collection within critical time window। अब ऐसा नहीं है ना कि किसी का लाइक रेप हुआ है, उसको 4 में दिनों के बाद हम चेक करा रहे हैं। वो टाइम पीरियड बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना जल्दी ये मेडिकल चेक होंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छे एविडेंस हमें मिल सकते हैं। सो प्रिजर्विंग डिग्निटी व्हाइल फॉलोइंग मेडिकल प्रोटोकॉल। एक्सीडेंट विक्टिम्स का भी होता है, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग हाथ नहीं लगाते हैं, तो फिर पुलिस को बुलाना बहुत होती है उस टाइम पे। तो ना तो हॉस्पिटल में कोई लेके जाना तैयार होता है, हॉस्पिटल को डर लगता है कि आदमी को भाई लेके जाऊँगा तो मेरे पे केस ना पड़ जाए। ऊपर से क्या, हॉस्पिटल भी थोड़ा रिलक्टेंट होते हैं कि भाई पहले तुम एफआईआर कराओ, ये सब चीज़ें रहती हैं, सही। तो स्ट्रीमलाइनिंग मेडिको लीगल प्रोसीजर फॉर ट्रैफिक एंड अदर एक्सीडेंट, रिड्यूसिंग डिले इन ट्रीटमेंट विल एंश्योरिंग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। इंटीग्रेटेड सिस्टम बन जाएगा फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म connects nearest hospital with the police station, enabling real time communication and coordination for faster victim रिस्पॉन्स। तो हम कहीं न कहीं इनको यूज़ कर सकते हैं अपने किसी मेंस एग्ज़ाम में, तो दिखाया जा सकता है कि हम कैसे इनको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो वी कैन गिवन अ केस स्टडी ऑफ द दिल्ली, कि भाई दिल्ली में ऐसा करा गया है, तो हर जगह ऐसा किया जा सकता है। अच्छा था। फिर क्या हुआ, अगेन मैंने बताया अनफॉर्चुनेटली केस होते रहते हैं। इसके ऊपर इंडिया की इतनी बेइज़्ज़ती की जाती है इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पर, हर जगह। लेकिन इंडिया में लाइक इतना कुछ समझदार लोग हैं, हम लोग यहाँ पर वुमेन्स को ऐसे देवी तरह कंसिडर करते हैं। लाइक मैं चीज़ मुझे नहीं लगता था किसी आदमी से मिला हूँ मैं, जो अपनी सिस्टर को गलत नज़रों से देखता है, या फिर मदर को नज़रों से देख रहा है। लेकिन दूसरी बात आती है तो हम लोग किस तरह से चीज़ें देखने को मिल जाती हैं हम लोगों को। बस ये चीज़ है कि लोगों को अवेयर नहीं है, लोगों को डर नहीं है कि कुछ हो सकता है उनके, कि उनको लगता है कि नॉर्मल केस है, कर दिया, या किसी का रेप कर दो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बाहर के लोग आते हैं, सोच कर देखो इतने आज के टाइम में ग्लोबलाइजेशन क्या इंडिया की इमेज बनती है। अगेन ये कोलकाता में पहले भी हुआ था, जो मेडिकल कॉलेज में हुआ था। अ अगेन ऐसा ही इस बार क्या हुआ है कि जो लॉ कॉलेज में, वहाँ पर एक लड़की के साथ 3 लोगों ने रेप किया है, और गार्ड रूम के पास में ही था। तो ये कहीं न कहीं दिखाता है कि क्या हुआ है, और ये सब चीज़ें हैं कि भाई कुछ फ़ायदा है नहीं इन चीज़ों का। कितना भी कर लो, 2-4 दिन लोग भूल जाते हैं, फिर बस वेट करते हैं कि अगला कुछ केस होगा, फिर हम लोग उठाते हैं। सो इंसिडेंट्स क्या है, अ स्टूडेंट वाज़ गैंग रेप्ड इनसाइड द कैंपस गार्ड रूम। तो सोच के देखो, जो कैंपस है, जो गार्ड रूम है, वहाँ पर हुआ है। ऐसा नहीं कि वो अलग कोई ऐसे आइसोलेटेड एरिया था। फॉर हाइलाइटिंग सेवियर सिक्योरिटी लैप्सेस इन एन इंस्टीट्यूशन मेंट टू टीच लॉ एंड जस्टिस। जहाँ पर लॉ एंड जस्टिस सिखाया जाता है, वहाँ पर किसी का रेप हो रहा है।
सो 3 perpetrators हैज़ बीन अरेस्टेड। यहाँ पर आता है इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड एब्सेंस ऑफ फंक्शनल सीसीटीवी कैमरास। है ही नहीं भाई, सीसीटीवी कैमरास है भी तो काम नहीं करते हैं। इनएडुकेट फीमेल सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं। वहाँ पर कोई भी चीज़ होती है वुमेन्स कनेक्टेड सिक्योरिटी गार्ड हैं, बस आदमी हैं सब काम कर रहे हैं। बाय 50% 48% टू मोर एक्यूरेट है वुमेन्स है। तो हमें वुमेन्स भी लेबर फोर्स चाहिए होगी ना। अच्छा गार्ड की बात करें, पुलिस की बात करें, कहीं भी बात करें। सो पुअर लाइटिंग इन कैंपस कॉर्नर को कहीं ना कहीं, अच्छा गार्ड रूम में लाइटिंग क्या दिक्कत है, वहाँ तो वो सामने ही होता है गार्ड रूम, वहाँ पर भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। सो अगेन सो नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूजीसी सेफ्टी गाइडलाइंस, तो उसके ऊपर वो नहीं है। तो यहाँ पर आता है कि ब्रॉडर इम्प्लीकेशन यही था, केस हाईलाइटेड persistent challenge in implementation of WISHA guidelines and the post prevention of sexual POSH, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल एट होम, कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज एट होम, कुछ इस तरह का ही है। देख लीजिएगा उसको। तो ये कहीं ना कहीं जो गाइडलाइंस दी गई थी और जो ये एक्ट बनाया गया था उसके अगेंस्ट कुछ ज़्यादा कुछ काम हो नहीं पा रहा है। सो डिस्पाइट लीगल फ्रेमवर्क बीइंग इन प्लेस, तो यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर आता है कतचिवु जो पैक्ट है एंड तमिलनाडु फिशरमैन, यहाँ पर कुछ नहीं है, पुराना केस है ये। और एक्चुअली हुआ क्या था कि इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि कतचिवु जो आइलैंड था उसको श्रीलंका को दे दिया गया था यहाँ पर। तो उसके बारे में फिर से ही उठाया, तो मैंने बता दिया क्योंकि ये अगर न्यूज़ में है तो पूछा जा सकता है कच्चीवी जो जो है ये कहाँ पर है। सो 1970 एग्रीमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी सीजड का कच्चीऊ आइलैंड टू द श्रीलंका विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल एज रिक्वायर्ड बाय आर्टिकल 13 का जो पार्ट सी है। तो यहाँ पर इसी आदि का नुकसान क्या देखने को मिलता है अपने को। ये तमिलनाडु फिशरमैन्स रेगुलरली अरेस्टेड फॉर क्रॉसिंग इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। अब एक इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन दी गई है कि भाई ये श्रीलंका को बिलोंग करती है, इंडिया को बिलोंग करती है। अब पता होता नहीं है ना, लाइक रिवर पे यहाँ पर वाटर बोर्ड में इतना आसान नहीं होता, चले जाते हैं, फिर वहाँ गवर्नमेंट पकड़ लेती है, फिर अगर उनको टॉर्चर करती है, मारती है, पीटती है, उनके जो आइटम्स होते हैं कॉन्फिस्टिकेट कर लेती है, तो प्रॉब्लम पड़ती है। सो ट्रेडिशनल फिशिंग ग्राउंड नाउ इन श्रीलंका वाटर्स, सो फिशर इक्विपमेंट वर्थ करोड्स कॉन्फिस्टिकेटेड एनुअली। कई महीने जेल में डाल दिया जाता है ये सब चीज़। तो यहाँ पर देख लीजिएगा। सो ये रामेश्वर आइलैंड है और यहाँ पर जो बोलते हैं राम सेतु, यहाँ पर आपको ये आइलैंड देखने को मिलेगा। फिर आता है कि ऑपरेशन फ्लश आउट इन गोवा। तो ये ऑपरेशन फ्लश आउट क्या है, ये गोवा में चलाया गया है और अभी क्या हुआ है, ये किस लिए चलाया गया है, इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट के द्वारा चलाया गया है कि जो भी बाहर के लोग हैं जो इंडिया में रह रहे हैं बियॉन्ड ऑफ सर्टेन पीरियड, वो वीज़ा मिला हुआ है 1 महीने का और पड़े हुए 1 डेढ़ साल से, तो उनको निकाला गया जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं, है ना यहाँ पर। सो 79 फॉरेन नेशनल डिपोर्टेड फॉर इलीगल स्टेज ओवर स्टेइंग वीजाज हैं फॉर इन्वॉल्वमेंट एंड ऑथराइज एक्टिविटीज लाइक नार्कोटिक ड्रग्स एंड पुलिस से काम करते हैं, तो यहाँ पर उनको निकाला गया है। तो बस ये चीज़ आती है। और आइडेंटिफाइड लिंक बिटवीन सम ओवर स्टेइंग फॉरनर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क हाईलाइटिंग इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। हर जगह जाकर देखते हैं, अगर आप गोवा में कभी गए होंगे, कहीं पर गोवा के बाद छोड़ो कहीं पर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर यही चीज़ देखने को मिलती है। जो लोकल टूरिस्ट जो है टूरिज्म इतना सेफली इतना डील नहीं कर पाता है, मैं कहीं प्रॉब्लम फेस करने को हमें मिलती रहती है। तो उसके बारे में बताया गया है कि भाई बाहर के लोग ज़्यादा करते हैं, तो ऑपरेशन फ्लश आउट किसने चलाया गया, गोवा में चलाया गया, तो पता होना चाहिए। फिर बिहार बॉर्डर्स ले जो ओवरऑल कंट्रोवर्सी है, इसमें क्या हुआ है कि ये वाली बात की गई कि अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, उससे पहले क्या है कि लगभग 8 करोड़ वोटर्स का जो डेटा है वो चेंज कर दिया गया है। लाइक सो इंटेंसिव रिवीजन को रिवाइज किया गया है 25 दिन पहले इलेक्शन से। तो कहने के ये रेस कंसर्न रेस करता है कि भाई अभी करने की क्या ज़रूरत थी, अगर आपको तो काम पहले ही करना चाहिए था। तो अपोजिशन ये वाली बात करते हैं कि भाई इसका नुकसान क्या होगा कि जो दलित हैं, ट्राइबल्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनको और इनके जो वोटर्स हैं उनको बोला गया डॉक्यूमेंट सबमिट करो, सारी चीज़ें करो, तो उनके पास नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली उनको डिस्करेज किया जा रहा है। आर्टिकल 324 में बात की जाती है कि भाई आपका काम क्या है, इम्पार्शियल लोग इलेक्शन कंडक्ट कराना, फेयर एंड फ्री इलेक्शन कंडक्ट कराना। लेकिन अगर आप इस तरह से काम करो तो कहीं ना कहीं गलत है ये। और टाइमली कंट्रोवर्सी की करना भी तो पहले कराता है, वो पता नहीं कि इलेक्शन होने वाला है, जब होने वाला है तो एकदम 20-25 दिन पहले ही क्यों कराना है, तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी वाली बात हो जाती है। फिर आता है कि रथ यात्रा इन उड़ीसा ट्रेडिशन अमिट चैलेंजेस क्या हैं। देखिए ये रथ यात्रा निकाली जाती है लॉर्ड जगन्नाथ जी के लिए, और ये माना जाता है कि एनुअल चैरियट्स फेस्टिवल पूरी जगन्नाथ टेम्पल में होता है। ये कृष्णा जी के वापस आने के शिवलिंग उनके शिवलिंग्स हैं, उनमें से वापस आने की जर्नी को दिखाता है। सो दिस मैसिव वुडन चैरियट्स हैंड क्राफ्टेड एनुअली, हर साल उनको बनाया जाता है, लकड़ी के बने होते हैं ये, और ये हर साल बनाया जाता है। 800 साल पुराना ये एक ट्रेडिशन है। सो यूनेस्को रिकॉग्नाइज कल्चर हेरिटेज एलिमेंट, उसको कल्चर हेरिटेज एलिमेंट भी मिला हुआ है। यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि इतने करोड़ों लोग, लाखों लोग आते हैं, उनको मैनेज करने की दिक्कत पड़ती है। इवन इतनी तो गर्मी पड़ रही है, इवन यहाँ बताया गया कि 600 जो पिलग्रिम्स थे उनको हॉस्पिटलाइज किया गया क्योंकि इतनी गर्मी लगी, हीट स्ट्रोक हो गई है। मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं अलोंग द रूट, स्पेशल वाटर या ओआरएस दिया जाता है, लेकिन अगेन क्राउड मैनेजमेंट और कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है। सोचकर देखो ऐसे केस में अगर स्टैम्पेड हो जाए, भगदड़ मच जाए तो क्या होगा। तो अच्छी बात ये है कि नहीं हुआ है, बट कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को भी हमें देखने की जरूरत है। फिर आता है एनवायरमेंट कंसर्न के टाइगर डेथ एट एमएमजे हिल्स। मतलब क्या है, तो सेंटर हैज इन्फॉर्म्ड द स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव एक एसआईटी बनाई गई है ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर जो कर्नाटका के अंदर मलई महादेश्वरा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पर एक टाइग्रेस है और उनके 5-4 बच्चे, उनको
लाइक उम्र में पाए गए हैं। तो यहाँ पर आता है प्रिलिमिनरी जो एविडेंसेस हैं वो देखकर लग रहा है किसी ने जहर दिया गया है। कैराकेसेस मतलब डेड बॉडीज ऑफ एनिमल फाउंड नियर ह्यूमन सेटलमेंट, तो ह्यूमन सेटलमेंट से उसके आसपास ये बॉडीज देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट हुआ है। सो फॉरेस्ट स्टाफ मॉनिटरिंग फेलियर आइडेंटिफाइड, कि भाई फॉरेस्ट का काम क्या है, ये तो देखना है। अगर हम बात करें कि टाइगर्स के बारे में, तो 368 टाइगर्स हैं इंडिया में, 2022 को सेंसस हुआ था, और ये पूरी दुनिया के 70% टाइगर्स का है। तो सोच सकते हो पूरे दिनों 100 टाइगर्स हैं, तो 75 टाइगर्स जो इंडिया में है। और ये पिछले 2023 की बात करें तो 104 टाइगर की डेथ हुई है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा इनिशिएटिव है, सो कहीं ना कहीं ये अंडरमाइन करता है। सो आज काफी कुछ था डिस्कस करने के लिए, तो आई होप कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।